विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज सबसे पहले बात इटावा के चोटी कांड की। दरअसल इटावा में कथावाचक के चोटी कांड के बाद सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है। एक तरफ इस मामले को लेकर जांच टीम एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि जानबूझकर एक जाति विशेष का अपमान किया गया। वहीं सीएम योगी ने पुलिस के अधिकारियों की क्लास लगाई है, जिसके बाद जो इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। तो वहीं अखिलेश पर सत्ता पक्ष से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश जाति विशेष के वोट बैंक के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। जरा देखिए। अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं। अखिलेश से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से मत देखो। उत्तर प्रदेश में कथावाचक की पिटाई और चोटी काटने से शुरू हुआ विवाद सियासी संग्राम में बदलता जा रहा है। मुकुटमणि यादव से बदसलूकी के बाद अब ब्राह्मण और यादव समुदाय आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। सियासी रोटी सेकने की जिद में आज फिर एक बार इटावा में बवाल हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो पथराव कर दिया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात थी और उसके बाद इस तरह से उग्र होना और गांव में जबरन घुसने का प्रयास करना, उसके बाद ही जो पुलिस ने इनको रोका है, उसके बाद उन्होंने पथराव किया है, जिसके चलते जो माहौल है वो बिगड़ा है। लेकिन आपको बता दें, पुलिस ने साफ तौर पर बोला है इस पूरे मामले में जो भी लोग प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने उग्र होकर पथराव किया, उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उनकी पहचान के लिए जो वीडियो फुटेज है वो पूरी तरह से खंगाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी यादव समाज का अपमान बता बवाल कर रही है, तो दूसरी ओर मामले में नया खुलासा हुआ है। इटावा पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छिपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि कथावाचकों ने झूठ बोला, नाम बदलकर कथा करने पहुंचे। कथा करवाने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। शिकायत तो पहले मैंने कहीं नहीं करी, अपनी भागवत बचाने के लिए कहीं हमारी भागवत खंडित न हो जाए। अपने पति को बताया, फिर पति ने कुछ डांटा उनको तो वो हड़बड़ा के चले, तभी तो उनकी आईडी गिरी है। आधार कार्ड दो निकले थे क्या? दो, हाँ। अच्छा। दोनों फर्जी। मारपीट तो यहाँ से वो चले गए हैं। किसने मारपीट करी वो यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है क्योंकि उन्होंने गलती की अपने कि हमें क्षमा कर दे। हमने क्षमा कर दिया, यहाँ से वो चले गए। वहाँ लड़कों ने क्या उनके साथ किया ये नहीं हम बता सकते, हमने नहीं देखा। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है वो बतौर सिर्फ यादव था जिसके चलते अभद्रता की गई और उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई। तो क्या ये मुद्दा था कि वो यादव थे और वो कथा पढ़ रहे थे? ये नहीं, कोई मुद्दा यादव का जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पूजनीय बन के आए थे, हमने उनका पूरा सम्मान किया, पर ये थोड़ी सम्मान में कोई अपना अपमान इस तरीके से करवाए, ये नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद भी अखिलेश मामले में एक तरफा खड़े नजर आ रहे हैं। यादव समाज से आने वाले कथावाचक को सम्मानित करने के पीछे जाहिर है अखिलेश की मंशा पीडीए वोटर्स को साधने की है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लगातार एक खास जाति के साथ जोड़कर विवाद को हवा दे रही है और अखिलेश सियासी कार्ड खेलने से पीछे नहीं हट रहे। 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है
तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं। वहां मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से इन मुद्दों को संभाल के। लेकिन अखिलेश से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से मत देखो। घटना घटी है, उस घटना की कोई पक्ष नहीं ले रहा, घटना अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उसको राजनीतिक तूल देना, जाति में तब्दील करना, ये ठीक नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को बेवजह तूल दिए जाने पर भड़के हुए हैं। सीएम योगी ने इस मामले में यूपी पुलिस के कई जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाई है। इटावा एसएसपी को सीएम योगी ने फटकारा है। कथावाचकों से बदसलूकी पर नाराज हुए सीएम। कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा करना चाहते हैं। औरैया कौशाम्बी एसपी को भी डांट पड़ी है। योगी ने साफ कर दिया है कि विवाद को हवा देकर जातिगत हिंसा की साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी फटकार के बाद यूपी पुलिस की नींद से जागने की उम्मीद है। घटना की जांच कर असली दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद ही जाति के नाम पर सियासी संग्राम थमने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। वहीं अब लालू परिवार विवाद में तेज प्रताप के साथ ही अखिलेश यादव की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। दरअसल अखिलेश और तेज प्रताप एक वीडियो कॉल पर खिलखिलाते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में मिलाप करवाना चाह रहे हैं या फिर बिहार में अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव, जरा देखिए। 25 मई 2025 ये वो तारीख है जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए वनवास दे दिया था। इस घटना के ठीक एक महीने के बाद 25 जून को बिहार की राजनीति में एक और भूचाल आया। लालू परिवार की कलह कथा में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। एक वीडियो कॉल ने लालू परिवार की टेंशन बढ़ा दी है। रही सही कसर अखिलेश ने यह कहकर पूरी कर दी कि चुनाव को लेकर तेज प्रताप से बातचीत हुई है। मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी। हमारा उनसे संबंध भी है और पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं, क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो उसी कॉल को मैंने दोबारा रीडायल कर दिया, तो वो वीडियो कॉल था। तो अब जब वीडियो कॉल उठ जाएगा तो आप काटेंगे तो वो भी सिविलाइज्ड नहीं लगता है। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे ना चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्योंकि बिहार में माहौल है ऐसा कि चुनाव होने जा रहा है। कहां से लड़ोगे चुनाव? लालू परिवार में कलह, अखिलेश कराएंगे सुलह। तेज प्रताप के वीडियो पोस्ट ने कई सवालों को जन्म दिया है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद बागी तेवर दिखा रहे तेज प्रताप ने अखिलेश के साथ पोस्ट कर क्या लालू और तेजस्वी को सीधा मैसेज भेजा है और क्या अखिलेश परिवार में सुलह करवाने वाले हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर तेज प्रताप ने एक भावनात्मक पोस्ट लिखा। आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। लड़ाई में अकेला नहीं हूं, यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो कॉल में तेज प्रताप और अखिलेश घुल मिलकर हंसी ठिठोली करते दिखाई दे रहे हैं, तो विरोधी गुट में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में अखिलेश सियासी एंट्री करने वाले हैं? कहां से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक ठीक। अखिलेश के साथ लंबी बातचीत इस ओर इशारा कर रही है कि तेज प्रताप पार्टी से निकाले जाने के बाद सियासी संवाद साधने में जुटे हैं। तो क्या तेज प्रताप बिहार में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या वो बिहार में सपा का चेहरा बन सकते हैं? अखिलेश यादव तेज प्रताप के सहारे क्या बिहार में सियासी संभावनाएं तलाश रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? लालू यादव बिहार की राजनीति के मचे हुए नेता हैं।
ऐसे में कहीं पर्दे के पीछे से तेज प्रताप के लिए लालू यादव सियासी बिसात तो नहीं बिछा रहे? क्या आरजेडी के बजाय सपा के टिकट पर तेज प्रताप को चुनाव लड़ाने की प्लानिंग तो नहीं हो रही? क्योंकि तेज प्रताप के साथ बातचीत करने के बाद भी अखिलेश चुनाव में तेजस्वी का साथ देने की बात कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव पहले भी परिवार के संकट काल में तेज प्रताप का समर्थन करते रहे हैं। जब तेज प्रताप यादव को लालू परिवार और आरजेडी से निकाला गया था तो अखिलेश यादव ने इस निष्कासन का विरोध किया था। अब जब अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव की सीधी बातचीत हुई तो अटकलें तेज हैं कि सपा तेज प्रताप को साथ मिलाकर बिहार में बड़ा सियासी दांव चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही आप सभी जानते हैं, रील बनाने का भूत आजकल युवाओं पर किस कदर चढ़ा हुआ है कि लोग अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में बेंगलुरु में एक युवती की जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवती अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गई थी। वहीं किसी कारण दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, युवती नाराज हो जाती है और छत पर चली जाती है, जहां रील बनाने के चक्कर में छत से गिरकर युवती की मौत हो गई। कैसे ये पूरी घटना हुई और इसमें क्या कुछ अब हो रहा है, दिखाते हैं आपको। रील्स का शौक, मिली दर्दनाक मौत। मशहूर होने की सनक या सोशल मीडिया पर सनसनी मचाने की ललक। जिसे देखो सड़क, मेट्रो, कहीं भी मोबाइल निकालकर रील बनाता दिख जाता है। रील्स का क्रेज कुछ यूं बढ़ रहा है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। हालात ये हैं कि रील्स बनाने के चक्कर में जान गंवाने वालों की फहरिस्त बेहद लंबी हो रही है और इस लिस्ट में बेंगलुरु की नंदिनी का भी नाम जुड़ गया है। बेंगलुरु में नंदिनी नाम की एक युवती की निर्माणाधीन इमारत से गिरने से मौत हो गई। इमारत की 13वीं मंजिल से गिरने के बाद उसकी जान चली गई। घटना तब हुई जब वो देर रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी देर रात तक चली। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। पार्टी के दौरान प्रेम प्रसंग को लेकर बहस हुई। दोस्तों के बीच किसी रिश्ते को लेकर झगड़ा था। विवाद बढ़ा तो नंदिनी अकेले छत पर चली गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए सैड रील बनाने की कोशिश करने लगी। बैलेंस बिगड़ने के बाद फिसलकर लिफ्ट शाफ्ट पर गिर पड़ी और रील बनाते बनाते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। पुलिस का कहना है कि वो गलती से लिफ्ट शाफ्ट पर गिर गई। नंदिनी बेंगलुरु के एक शॉपिंग मार्ट में काम करती थी। घटना के बाद उसके दोस्त वहां से भाग गए। नंदिनी मूल रूप से बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं बेंगलुरु पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस प्रेम प्रसंग एंगल से जांच कर रही है। अप्राकृतिक मौत के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि नंदिनी का शव एक राहगीर को मिला था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नंदिनी के साथ आई एक महिला को खोज निकाला। पूछताछ में उसने घटना के बारे में बताया। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही मामले की सच्चाई का पता लगाएगी। सभी गवाहों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया जा रहा। सभी एंगल से जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब कार्रवाई की भी शुरुआत हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए भी कवायद हो रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं लव जिहाद की एकाएक बढ़ी तो अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए अब स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए पुलिस ने महिला कर्मचारी जो हैं पुलिस की, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। कैसे इस जागरूकता को इस वक्त फैलाया जा रहा है, जरा देखिए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं से एमपी की बेटियों को बचाने और जागरूक करने के लिए एमपी पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। एमपी पुलिस की टीम
लगातार स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चियों को ऐसे हैवानों के खिलाफ जागरूक कर रही है जो लव जिहाद के नाम पर हिंदू बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मध्य प्रदेश और खासकर राजधानी भोपाल में जिस तरह से लव जिहादियों ने पहले सुनियोजित तरीके से कॉलेज की लड़कियों को टारगेट किया और उसके बाद अब उनके मंसूबे हैं कि वो नाबालिग स्कूली छात्रों के साथ भी इस तरह से उन्हें टारगेट करें। इस बात की चिंता मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी है और इसीलिए डीजीपी ने एक समीक्षा बैठक की जिसमें पुलिस को ये निर्देशित किया है कि स्कूली बच्चों को, कॉलेजी बच्चों को बताया जाए कि गुड टच बेड टच क्या है, बताया जाए कि लव जिहादियों के मंसूबे क्या होते हैं। और फिलहाल आप ये तस्वीर देख रहे हैं, महिला पुलिस की तमाम वरिष्ठ अफसर हैं, स्कूल फैकल्टी हैं, समाज सेवी है, ये सभी लोग यहाँ पर हैं और बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अगर कोई नाम बदलकर उनसे दोस्ती करे, गुड टच करे, बेड टच करे या फिर उन्हें दूसरे धर्म के प्रति प्रेरित करे तो इन चीजों से बचना है। इस पूरे अभियान के दौरान पुलिस की टीम में महिला पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है जो स्कूलों में बच्चियों के बीच जाकर उन्हें किसी भी तरह के लव जिहाद, दबाव और शोषण के बारे में जागरूक कर रही हैं, उनके अधिकार बता रही हैं। इस अभियान में स्कूल कॉलेज की लड़कियों को लव जिहाद के बारे में जानकारी दी जा रही है, बच्चियों को उनके अधिकार और कानून की जानकारी दी जा रही है और साथ ही अगर कोई दबाव बनाए, परेशान करे तो उन्हें आखिर कैसे मदद लेनी है इसके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को उनके बारे में जो भी हमारे प्रावधान है, अगर हम उनको बारे में उनको बताएंगे, उनमें जागरूकता आएगी तो इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुल करके अपने जो भी गार्जियंस हैं उनको बताएंगे और उनको रोका जा सकेगा। इस तरह की जो घटनाएं हैं, बालिकाओं के विरुद्ध जो घटनाएं हो रही हैं, उन पे हम नियंत्रण पा सकेंगे। तो मैं बच्चों को यही समझा रही हूँ कि उनके साथ ऐसी अगर कोई घटना घटित होती है तो वो तुरंत उसको बताएं, साझा करें अपने घर के साथ, पेरेंट्स के साथ या फिर स्कूल के जो भी टीचर हैं, गार्जियंस हैं, फ्रेंड्स हैं, तो के साथ बताएं। उनको चुप नहीं रहना है। जाहिर है पिछले कुछ वक्त में एमपी में लव जिहाद, जिम जिहाद जैसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में टीटी कॉलेज में एक गैंग का खुलासा हुआ था जिसके निशाने पर हिंदू लड़कियां हुआ करती थी। वहीं इंदौर में संजय खान नाम के एक शख्स पर नाम बदलकर युवती से लव जिहाद का मामला सामने आया था। जिम जिहाद, जहां पर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे कई मामले हैं जिसके बाद सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद खुद डीजीपी ने निर्देश दिए हैं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। तो वहीं भोपाल कमिश्नर ने बताया कि कानून व्यवस्था और बच्चियों को लव जिहाद से बचाने के लिए इस अभियान को चलाया गया है जिसमें हर एक स्कूल में जाकर तमाम बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। शुरू में बैड टच, गुड टच जैसी बातें, फिर बाद में महिला सुरक्षा से जो कोई शिकायत आती है तो तत्काल शिकायत करें, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जगह जगह पुलिस के बताना, ये सारे महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे। और कई बार संवाद होता है, कई बार अगर किसी के साथ कोई समस्या है, पुलिस की अगर मौजूदगी है तो उसके संदर्भ में भी शिकायतें सामने आती हैं और पुलिस कार्रवाई करती है। इतना ही नहीं, एमपी में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू है जिसकी जानकारी भी बच्चियों को दी जा रही है, जिसमें लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस अभियान का मकसद सीधे तौर पर बच्चियों को लव जिहाद की मानसिकता वाले वहशी दरिंदों से बचाना तो है ही, साथ ही उन्हें वो जानकारी और हिम्मत देना भी है जिससे वो किसी भी मुश्किल हालात में कानून या अपने आसपास के लोगों से मदद मांग सकें, सामने आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यानी मकसद साफ है कि बच्चियों को आखिर लव जिहाद के दरिंदों से किस तरीके से बचाना है, उसका जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त मध्य प्रदेश में पुलिस संभालती हुई नजर आ रही है। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना ही। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी।